आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज़ की 15 बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम। जहां हम बात करेंगे कि किस तरीके से लेबनान और गाज़ा के अंदर इजराइल और अमेरिका का आतंक जारी है, जिसमें हम बात करेंगे याहिया सिनवार की मौत को लेकर के क्या क्या दावे किए जा रहे हैं और हमास का इसको लेकर के क्या स्टैंड है। और हम इसमें बात करेंगे कि याहिया सिनवार को लेकर के ईरान ने यूएन के अंदर क्या बातें रखी हैं, और हम इसमें बात करेंगे कि कैसे यमन के ऊपर हुई बमबारी को लेकर के यमन की प्रतिक्रिया सामने आई है, और हम इसमें बात करेंगे कि फ्रांस और इजराइल के बीच छिड़ती तकरार की। ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां सिनवार की मौत पर हमास का अभी तक कोई बयान नहीं आया। इजराइल का दावा है कि उसने गाजा में हमास के सियासी फौजी रहनुमा याहिया सिनवार को मार गिराया है, लेकिन हमास ने अब तक इसकी तस्दीक नहीं की है। हालिया इजराइल तसादुम ने याहिया सिनवार की फौजी हिकमत अमली में मरकजी राह में उनकी रहनुमाई में हमास ने इजराइल के खिलाफ हमले तेज किए। उनकी इस फौजी क़ियादत ने उन्हें और भी ज़्यादा मकबूल बनाया। अगर उनकी मौत की खबर तस्दीक हो जाती तो ये हमास के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सिनवार की फौजी हिकमत और रहनुमाई तंजीम के लिए निहायत अहम थी। हालांकि फिलहाल हमास ने इस पर कोई तस्दीक नहीं की है कि याहिया सिनवार जिंदा है। पर दूसरी खबर देखें तो जंग खत्म नहीं होगी, नेतन्याहू ने यह ऐलान किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने याहिया सिनवार की कथित मौत के बाद कहा है कि गाजा में जंग खत्म नहीं होगी। इस बयान के बावजूद पश्चिम रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की है कि सिनवार की मौत से सालों से जारी तसादुम का खात्मा मुमकिन नहीं हो सकेगा। आज बुराई को एक बड़ा धक्का लगा है, लेकिन हमारे सामने जो काम है वो अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने गुरुवार को अपने रिकॉर्डेड पैगाम में ये बातें कही। वहीं गैनिट्स ने ये साफ तौर पर कहा कि नेतन्याहू की इमरजेंसी कैबिनेट ने उसके द्वारा इख्तलाफात के बाइस इस्तीफा दिया था। इसमें कहा था कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है और इजरायली अफवाज गाजा में आने वाले कई सालों तक ऑपरेशन करते रहेंगे। वहीं इजरायली मिलिट्री चीफ हर्जी हलवी ने कहा है कि उनकी अफवाज ने सिनवार के साथ हिसाब बराबर कर दिया है, मगर वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक 7 अक्टूबर के कत्लेआम में शामिल तमाम दहशतगर्दों को पकड़ा नहीं जाता और तमाम बंधकों को वापस घर नहीं लाया जाता। ये साफ तौर पर ऐलान है कि जंग नहीं रुकेगी। वही बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ कि लेबनान से तकरीबन 15 रॉकेट उत्तरी कब्जा किए गए इलाके में हैफा की जानिब दागे गए हैं। अल जजीरा ने जुम्मे के रोज रिपोर्ट में कहा कि इन रॉकेट्स के बाद कब्जा किए गए इलाकों के अक्रा हैफा में गलील में खतरे के सायरन बजने लगे। लेबनान में तहरीक हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि उन्होंने दिन में पहले एक जायोनी आबादी पर रॉकेट से हमला किया। इजरायली फौज ने भी तस्दीक की कि लेबनान से हैफा पोर्ट पर 15 रॉकेट दागे गए हैं। इसके अलावा इजरायली फौज ने यह भी ऐलान किया कि उन्होंने पिछली रात मगरिबी सागर की साहिल पर एक ड्रोन को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। वहीं चौथी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि यूएन में सिनवार पर ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी सिफारत मिशन ने कहा है कि हमास के रहनुमा याहिया सिनवार फिलिस्तीनी बच्चों के लिए एक प्रेरणा का जरिया बनेंगे, जो अपने वतन की आजादी के लिए उनके रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। जब अमेरिकी अफवाज ने सद्दाम हुसैन को एक अंडरग्राउंड सुरंग से घसीट कर निकाला तो उसने हथियार होने के बावजूद उनसे अपनी जान की भीख मांगी। जिन्हें सद्दाम हुसैन अपने मुज़ाहमती मॉडल के तौर पर देखते थे, वो आखिरकार ढह गए। न्यूयॉर्क में यूएन में ईरान के मिशन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, लेकिन जब मुसलमान शहीद सिनवार के मैदाने जंग में देखते हैं तो मुकाबले के लिबास में खुले मैदान में किसी पनाहगाह में नहीं बल्कि दुश्मन का सामना करते हुए देखते हैं तो मज़ाहमती की रूह और ज्यादा मजबूत हो जाती है कि उन्होंने इजाफा किया है। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं कि ईरान तुर्की की बड़ी मुलाकात हुई है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगाची ने इजराइल के जंग
तौसियत के खतरात के खिलाफ आगाह करते हुए कहा है कि गजा और लेबनान में जारी तसादुम और बेघर लोगों की नाजुक हालत के हवाले से एक आम समझा है। अरगाची ने जुमे की सुबह इस्तांबुल तुर्की के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये बयान दिया, जहां पर उसी दिन 3+3 साउथ कॉकस इलाकाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उनका इस्तांबुल का दौरा इलाके के पड़ोसी मुल्कों के दौरे के साथ मंसूब है ताकि इजरायली हुकूमत की मुखालिफत और इलाके में पैदा होने वाले खतरे को सूरत हाल पर बातचीत की जा सके। ईरानी वजीर खारजा इससे पहले लेबनान में शाम, सीरिया, सऊदी अरब, कतर, इराक, ओमान, उर्दन और मिस्र का दौरा कर चुके हैं, जो इस्लामी जमहूरियत के इलाकाई और सिफारती मुशावरत का हिस्सा भी है, जिसमें गजा और लेबनान के ताज़ा हालात पर गुफ्तगू की गई है, ये तमाम मुल्कों के साथ में। वहीं छठी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि यूएन में इजराइल पर भड़का है ईरान। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के सफीर मुस्तकिल नुमाइंदे अमीर सईद इरवानी ने बैनुल अक़वामी बरादरी से इजरायली हुकूमत को इलाके में उसकी दहशतगर्दी और मुसलसल के लिए जवाबदेह ठहराने की अपील की है। इरवानी ने ये बातें जुमेरात को यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतारेस और अक्टूबर के महीने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के सदर पास्कल क्रिस्टिन को भेजे गए खतों में कही है। उन्होंने ये लिखा कि काबिज इजराइल हुकूमत झूठे अफसानों, गुमराह करने वाली मालूमात और सरेआम झूठ का सहारा ले रही है ताकि फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के खिलाफ चल रहे अपनी तरफ से किए जा रहे नरसंहार और जंगी जुर्मों से तवज्जो हटा सके और मुल्जिम और मजलूमों के किरदारों से पलटा जा सके। इस खत में ईरानी सफीर ने इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ इजराइल के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि जायोनी हुकूमत को बैनुल अक़वामी अमन के लिए एक संगीन और फौरी खतरा करार देता है, जो पूरे मिडल ईस्ट के लिए खतरा बन चुका है। वहीं आप सातवीं खबर देखें तो तुर्की में हो सकता है हमास के नेता का कत्ल, जहां खालिद मशाल याह्या सिनवार के मुमकिना जानशीन माने जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में वो तुर्की में हैं और इस बात की काफी संभावना है कि इजराइल उन पर वहां कत्ल की कोशिश करेगा। खालिद मशाल हमास के एक आला दर्जे के रहनुमा भी हैं और उन्होंने हमास की सियासी फौजी हिकमत अमली अहम किरदार अदा किया है। वो पहले भी इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद की कत्ल की साजिश से बाल बाल बच चुके हैं। जब 1997 में इजराइल ने अम्मान, जॉर्डन में उन पर जहर से हमला किया था, उस वाकये के बाद मशाल ने हमास में अपनी पोजीशन को और मजबूत किया। अब जब याह्या सिनवार की मौत की खबरें सामने आ रही हैं तो खालिद मशाल का नाम उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आ रहा है और इजराइल के लिए वो एक अहम निशाना हो सकते हैं। तुर्की में उनकी मौजूदगी ने उनकी सलामती को लेकर चिंता पैदा कर दी है, खासकर इजराइल की पुरानी जंगी हिकमत अमली को देखते हुए, जिसमें उनके मुखलिफ रहनुमाओं को टारगेट करना शामिल है। इस हालात में तुर्की की हुकूमत के लिए खालिद मशाल की सलामती यकीनन बनाए रखने का अहम मसला पैदा हो गया है, क्योंकि इजराइल हुकूमत के मंसूबों के बारे में पेशगोई की जा रही है कि वो तुर्की में उन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। वहीं आप आठवीं खबर देख सकते हैं कि रूस ने ईरान के लिए इजराइल को हड़काया है। दोस्तों, रूस ने इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करने को लेकर के उसके खिलाफ आगाह किया है। रूस ने कहा है कि वे बार बार इजराइल को इस बात की चेतावनी देता रहा है और आगे भी देता रहेगा कि वो ईरान के न्यूक्लियर चेतावनी पर हमले की मुमकिना इम्कानात पर भी गौर करने से बचे। हमने कई मर्तबा आगाह किया है और आगे भी ऐसा करते रहेंगे कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर चेतावनी पर हमला करने का ख्याल तक नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं नौवीं खबर की तरफ। हिजबुल्लाह का इजरायली फौज पर बड़ा हमला किया गया है। इजरायली कब्जा करने वाली फौज को लेबनान में दाखिल होने की कोशिश के बाद से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 55 से ज्यादा इजरायली सिपाही मारे जा चुके हैं, 500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं और दर्जनों फौजी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं, जिनमें 20 मार्कवा टैंक्स भी शामिल हैं। लेबनान की इस्लामिक रेजिस्टेंस के मुताबिक इन नुकसानों में उन फौजी अड्डों और
ठिकानों को पहुंचा नुकसान शामिल नहीं है जो इजराइल द्वारा कब्जा किए गए फलस्तीनी इलाके के अंदर काफी गहराई में स्थित है। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं कि नसरल्लाह के लिए वेनेजुएला में प्रोटेस्ट हुआ है। जी हां, कारकस के वेनेजुएला की दारुल हुकूमत में एक नई चित्र का इत्तेफाक किया गया, जिसमें शहीद रहनुमा सैयद हसन नसरुल्लाह को खिराजे अकीदत पेश किया गया। इस मेरुल का इत्तेफाक इलाके के जद्दोजहद के साथ यकजहती को मजबूत इजहार के तौर पर किया गया। यह खिराज वेनेजुएला के लोगों की मजम्मती के तौर पर पेश किया गया, जिन्होंने अपने समर्थन को खुल करके हिजबुल्लाह के साथ जाहिर किया है। इस चित्र में नसरुल्लाह की फिलिस्तीनी मजम्मती का समर्थन करने और लेबनान के लोगों के हुकूक के दिफा में उनके अहम किरदार को खिराज पेश किया गया है। यह शानदार और असरदार डिजाइन नसरुल्लाह की विरासत की असलियत को कैद करता है, जिसमें उन्हें एक मजम्मती की अलामत और जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद पर एक रोशनी के तौर पर दिखाया गया है। वहीं बढ़ते हैं 11वीं खबर की तरफ, जहां लेबनान पर इजराइल की लगातार बमबारी जारी है। जी हां, लेबनान की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि इजराइल की ज़राइयत के नतीजे 8 अक्टूबर से अब तक लगभग 2412 लोग शहीद हो चुके हैं और 11,285 जख्मी हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इजरायली अफवाज की मुखालिफ इलाकों में की गई हवाई बमबारी में कम से कम 45 लोग शहीद हुए हैं और 189 जख्मी हो गए हैं। वहीं बढ़ते हैं 12वीं खबर की तरफ, जहां यमन का बड़ा बयान आया है। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक अपने हमलों को इजराइल और उसकी हिमायतों के खिलाफ जारी रखेगी, ताकि फिलिस्तीनी और लेबनानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया जा सके। यह बयान तहरीक के रहनुमा अब्दुल मलिक अल हूती ने जुमेरात को अपने एक टेलीविजन खिताब में दिया है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ब्रिटिश जंगी जहाजों ने यमन पर बमबारी की, जिसमें दारुल हुकूमत सना भी शामिल है। पेंटागन ने इस इलाके में पहली बार B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स के इस्तेमाल की तस्दीक की है। अल हूती ने इन हवाई हमलों की मजम्मत की और अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि वो पूरे पश्चिम एशिया में इजरायली ज़राइयत को बढ़ावा दे रहा है, तो वहीं वॉशिंगटन तेल अवीव की हुकूमत को सियासी और माशी जरियों से पूरे इलाके पर कब्जा दिलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अल हूती ने इजराइल की तौसियत पसंदी मंसूबों को सिर्फ अरब ममालिक के जरिए ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया है। उन्होंने यमनियों से अपील की है कि वो फिलिस्तीनी और लेबनानी अवाम की हिमायत में एहतजाज करें, सड़कों पर निकलें। मतलब जिस चीज के लिए बम मारे गए वो तो काम ही नहीं हुआ। वहीं बढ़ते हैं 13वीं खबर की तरफ, गाजा पर बमबारी। जी हां, जंगी जहाजों के जरिए जबलिया पनाहगुज़ारी कैंप में अबू हुसैन स्कूल में हमले से दर्जन अफराद शहीद हो गए हैं और हालिया हमलों से सबसे खूनी हमला बताया जा रहा है। यह स्कूल विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए पनाहगाह का काम कर रहा था। गाजा की हुकूमत के मीडिया ऑफिस के मुताबिक जुमेरात को हुए इस हमले में कम से कम 28 फिलिस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 160 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब विस्थापित लोग दोपहर के खाने के लिए जमा हुए थे। बमबारी के बाद स्कूल के अहाते में लगे तंबुओं में आग भड़क उठी, जिसमें विस्थापित लोग रह रहे थे और एक तिब्बी जराये के मुताबिक जख्मी लोगों में से कई की हालत नाजुक है, जिससे मौतों की तादाद बढ़ने की संभावना भी बढ़ गई है। कई लाशों को कमाल अदवान और अल अवादा अस्पतालों में लाया गया। दो अलग अलग तिब्बी जराये ने यह खबर सामने रखी है। वहीं बढ़ते हैं 14वीं खबर की तरफ, गाजा में इजराइल की बमबारी। जी हां, गाजा में इजरायली और अमेरिका द्वारा किए जा रहे नरसंहार में हालिया हमलों के दौरान इजरायली हवाई बमबारी और गोलीबारी से गजा सिटी में मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों बेकसूर शहीद हो चुके हैं। मरकजी गाजा में दीर अल बला पर किए गए इजरायली हवाई हमले में 3 आम शहरी शहीद हुए हैं। अल मगाजी पनाहगुज़ारी कैंप में एक घर पर इजरायली गोलीबारी के बाद दर्जन भर से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा दक्षिण गाजा शहर खान यूनुस के मशारिक में इजरायली हमलों में 6 आम नागरिक
शहीद हुए। वहीं जबलिया पनागुज़ीन कैंप में इजरायली अफवाज ने 13वें दिन भी घेराबंदी जारी रखी है, जिससे वहां रहने वाले आम नागरिकों को खाने और दवाओं तक पहुंचने में महरूम हो रहे हैं। पहले उसी कैंप में विस्थापित लोगों को पनाह देने वाले एक स्कूल पर किए गए हमले में करीब 30 फिलिस्तीनी शहीद हो गए थे। वहीं इजराइल द्वारा किए जा रहे गाजा पर बमबारी में 42,400 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 99,200 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। वहीं बढ़ते हैं आखिरी और 15वीं कवर की तरफ, जहां फ्रांस इजराइल भिड़े हैं। जी हां, फ्रांस के सदर इमिल मैक्रों ने ब्रसेल्स में इजराइल से अपील की है कि वे लेबनान में अपनी फौजी कार्रवाई को फौरन रोक दें, लेबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करें और तसादुम को और बढ़ने से बचे। मैक्रों का यह बयान इजराइल और लेबनान के दरमियान बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिसमें दोनों मुल्कों के बीच जंगी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फ्रांसीसी सदर ने तसल्ली और अमन की अहमियत पर जोर दिया है, ताकि इलाकाई जो चीजें बढ़ रही हैं, जो जुल्म बढ़ रहा है, उसे रोका जा सके। जो तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही